सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपको पता है कि अब आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया एंड आपका M1 का एग्ज़ाम हो गया। एंड ये दोनों एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं एंड इंजीनियरिंग पोजीशन ने आपकी बहुत हेल्प करी है। सो अब देखो, अब क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है किस चीज़ की, भैया हमको क्या लेके आओ, हमारे लिए BME के वन शॉट्स लेके आओ। तो भैया आपके लेके आ चुके हैं BME के वन शॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका यूनिट नंबर 1 होने वाला है BME का। एंड अब हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। एंड जैसा कि हमने आपके 2 एग्ज़ाम में हेल्प की है, सो हम आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ टेंशन बिल्कुल ना लें एंड एकदम फ्रीली माइंड होके पढ़ना है। एंड आपको पता है कि मैं आपको सबको लेके चलता हूँ, ठीक है। सो देखो, मैं बता दूँ कि ये यूनिट नंबर 1 होने वाला है एंड यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझाए जाएंगे। एंड आपका पेपर किस तारीख को? 18 फ़ेब को है। सो अभी आपके पास टाइम है एंड आपको आज फर्स्ट वीडियोस मिल जाएगा। आज कौन सा डेट है? हम डेट देखते हैं। डेट है आज आपका 11 तारीख एंड आज रात तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसको हम अब स्टार्ट करते हैं अपना BME, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, BT20 इसका कोड है। एंड हमको पहली यूनिट क्या पढ़नी है? मटेरियल। सो मटेरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा क्या? सेकंड टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड कार्बन स्टील, आयरन कार्बन डायग्राम एंड alloy steel their application, mechanical property like strength, hardness, toughness, ductiles, brittle and malleability etc of material, tensile stress, टेंसाइल टेस्ट पढ़ना आपको, टेस्ट और स्ट्रेन का, डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल एंड हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ टेंसाइल ऑफ मटेरियल BHN एट्सेट्रा। तो मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना, तो ये भाई तुमको छोड़ना नहीं है एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे एक क्वेश्चन आएगा। एंड टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस एंड डायग्राम ये भी आपको पूछ सकता है, डक्टाइल मटेरियल। तो भाई इसको भी मत छोड़ना। एंड देखो, इंपॉर्टेंट तो सब है, बाकी मैंने अभी इंपॉर्टेंट अपलोड नहीं किया, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि तुम लोगों को बता दूँ। तो ये सारा टॉपिक मतलब सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना। एंड जैसा कि तुम लोग चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सो भाई इसी तरीके से प्यार अब बरकरार करे रखना। एंड क्योंकि देखो, मोटिवेशन आता है अगर जैसे सपोज़ आप कोई भी चीज़ करो, अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि भाई इतना काम कर रहे हैं। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम और अपना टाइम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। BME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट मीन्स बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड ये पेपर बहुत ईजी आता है। तो चलो शुरू करते हैं पहला यूनिट। तो चलो शुरू करते हैं कि आप लोग अपना 100% दीजिए, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, तो देखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। इनका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखो, सबसे पहली बात ये आती है, जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो एक प्रकार से हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो कि किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, लाइक मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या कुछ भी हो, वहाँ सब जगह यूज़ किए जाते हैं। इनका सिलेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। इसकी कैटेगरीज क्या होती है? सबसे पहले आता है मेटल्स एंड अलॉयज। तो ये वो मेटल्स हैं जो शाइनी, कंडक्टिव होते हैं और उन्हें इजीली शेप दिया जा सकता है। मतलब ये जो मेटल और अलॉय है, ये मतलब एक कंडक्टिव, मतलब ये एक ऐसे टाइप के मेटल्स ये होते हैं जो शाइनी, कंडक्टिव होते हैं, जिन्हें अपन इजीली शेप दे सकते हैं। फ्यूरस मेटल क्या होता है? आयरन वाले मेटल्स, जिसमें Fe मेजर कंपोनेंट होता है। एग्जांपल कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक, डक्टाइल, ये सारी चीजें होती है। देखो, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये जो हिंदी हिंदी और इंग्लिश के नोट्स है ना, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ समझाऊंगा। अगर आप इनको पढ़ के भी बस चले जाओगे ना एंड अपनी भाषा में लिखोगे ना, अपनी लैंग्वेज में,
सो आरजीबी भी आपको 100% नंबर देगा, बिकॉज मैं भी ऐसे ही खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिएगा, एंड बाकी आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए फुल इंग्लिश तो वो भी मिल जाएंगे, एंड ये वाले भी मिल जाएंगे, तो प्लीज जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वाता नॉन फ्यूरिक मेटल। सो आयरन के बिना आयरन का कंटेंट बहुत कम या जीरो होता है, एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, ये सब चीजें होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। अब आता है पॉलीमर, ये मतलब प्लास्टिक, ये लोग लॉन्ग चेन होती है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मतलब जो पॉलीमर है हमारा, पॉलीमर को हम एक टाइप से क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लास्टिक है। तो ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, और ये लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके टाइप क्या होते हैं, इसके टाइप दो टाइप होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक वो मतलब थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि ये पीवीसी नायलॉन जैसे मतलब हीट से मेल्ट हो जाता है, लाइक पीवीसी और नायलॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है, हीट के बाद शेप फिक्स हो जाता है लाइक बेक लाइट्स, ठीक है। एंड इसका थर्ड क्या है, सिरामिक्स एंड ग्लास। तो देखो नॉन मेटलिक इनऑर्गेनिक मेटल भी होते हैं, हीट और वियर रेजिस्टेंस हाई होता है बट ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, सिरामिक्स, ब्रिक्स ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गया, और प्रोक्लीन हो गया। एंड ग्लास में क्या हो गया, सिलिका बेस्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये सारी चीजें हो गई सिरामिक एंड ग्लास। फिर आता है कंपोसाइट, दो या ज्यादा अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर बनाया गया हाइब्रिड मटेरियल होता है। लाइक दो मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स हो गए, जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, आप कुछ भी मिला दो एंड उनका एक नया मटेरियल बना दो, वो हाइब्रिड मटेरियल कहलाता है। इसका हाई स्ट्रेंथ रहता है, हाई वेट रहता है और ड्यूरेबल रहता है। एग्जांपल फाइबर ग्लास, ग्लास फाइबर प्लस ऑब्जेक्ट, कार्बन फाइबर इक्वल टू कार्बन स्ट्रेंथ प्लस रेजिस्टेंट। फिर आता है एडवांस मॉडर्न मटेरियल। सो एडवांस मॉडर्न मटेरियल मतलब इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। अब इसके एग्जांपल क्या है, स्मार्ट मटेरियल होता है, सेफ मेमोरी अलॉय होती है, मतलब चेंज सेफ विद टेम्परेचर, इसका जो सेफ है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। सो देखो यहाँ पर एडवांस मॉडर्न मटेरियल का होता है, इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, और इनका स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, सेफ मेमोरी अलॉय, चेंज सेफ विद टेम्परेचर। एंड नैनो मटेरियल का होता है, एटॉमिक लेवल पे इंजीनियर्ड, हाई स्ट्रेंथ होती है, लो वेट होता है। मैं एक चीज बता दूं, ये आपको जो रेड रेड कलर के मिलेंगे ना, कंपोजिट ऑफ कास्ट आयरन एंड, ये तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके यहाँ पे टॉपिक मेंशन है ना, जो देखो ये टॉपिक मेंशन है ना आपके, जो कंपोजिट ऑफ कास्ट आयरन, लाइक सो ये मैंने जो मेन टॉपिक है ना, जो मेन हेडिंग है, फिर उसके अंदर क्या लिखना है मैंने वो इस टाइप से लिखा। देखो जैसे आप क्या करोगे, आप जो मेन हेडिंग है उसको रेड कलर से डिनोट किया मैंने, एंड उसके अंदर क्या लिखना वो मैंने थोड़ा बोल्ड ब्लैक एंड थोड़ा लाइट ब्लैक से किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कम, कंपोजिशन ऑफ आयरन, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील का होता है। तो देखो कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन एक फ्यूरियस अलॉय होता है जिसमें कार्बन का 2% होता है, 2% से 4% के बीच में होता है। इसमें और भी एलिमेंट होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, और मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, और फास्फोरस हो गया। तो देखो जो हमारा कास्ट आयरन है, इसको कास्ट आयरन जो है फ्यूरस अलॉय होता है। इसमें कार्बन का 2 या 4% होता है, और इसमें मतलब इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे अपना सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया। जनरल कंपोजिशन क्या है देखो, कार्बन हमारा 2 से 4% रहता है, सिलिकॉन हमारा 1 से 3% रहता है, मैग्नीज हमारा 0.2 से 1% रहता है, सल्फर हमारा 0.02 से 0.2% रहता है, फास्फोरस हमारा 0.1% से 1.0% रहता है, और आयरन कितना रहता है, रिमेन पोर्शन, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जितना बच गया उतना आयरन रहता है। फिर आता है अपना क्या, टाइप ऑफ कास्ट आयरन। सो देयर आर 4 कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, और मेलेबल आयरन एंड डक्टाइल कास्ट आयरन, इसको नोडुलर भी बोलते हैं। सो देखो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉफ्ट होता है, गुड होता है, और मशीनेबिलिटी होती है, ठीक है, एंड ब्रिटिल होता है। एप्लीकेशन क्या है, ब्रिटिल इंजन ब्लॉक्स और पाइप, ये एप्लीकेशन। अब आता व्हाइट बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स का क्या होता है प्रॉपर्टी, हार्ड होता है, वियर रेजिस्टेंस एंड ब्रिटल होता है। इसका मिल
मिलिंग्स एप्लीकेशन है, ठीक है। मेलेबल आयरन इसका क्या होता है, डक्टाइल आफ्टर हीट ट्रीटमेंट और फिटिंग एंड ब्रेकलेट्स इसका एप्लीकेशन। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर बाकी की बात क्या करते हैं अपन, जो बाकी के बच्चे हैं। सो हमारा डक्टाइल कॉस्ट आयरन क्या होता है, इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है, और क्रैंक सेप्ट होता है, ये गेयर में यूज किया जाता है, सीधे सीधे बोल दूं तो। क्रंक क्रंक से शाफ्ट होता है ना, जो अपना मोटरसाइकिल या इनमें होता है क्रंक शाफ्ट, तो उनमें यूज किया जाता है। फिर आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील एक ऐसा कार्बन अलॉय होता है जिसमें कार्बन का कंटेंट 0.1 से लेके 0.1 से लेके 2% तक होता है, ठीक है। इसमें अलॉइंग एलिमेंट बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं, ठीक है। जनरल कंपोजिशन क्या है, एलिमेंट है, परसेंटेज कार्बन क्या हमारा 0.1% से 2.0 तक होता है, एंड मैग्नीज हमारा 0.3% से लेकर 1.0% तक होता है। सल्फर 0.05 से परसेंट होता है, एंड फास्फोरस हमारा 0.05 होता है। रिमेनिंग आयरन कितना होता है, रिमेनिंग जितना बच गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील। टाइप, कार्बन रेंज, प्रॉपर्टी, यूज, ठीक है। सो लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील होता है, ये 0.1 से लेके 0.1% से लेके 0.3% तक होता है। प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल, वेलेडेबल, सॉफ्ट होता है। यूज क्या है, सीट पे यूज होता है, पाइप पे यूज होता है, और कार बॉडीज में यूज होता है। मीडियम ऑफ कार्बन स्टील 0.3% से लेके 0.6 तक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर होती है, लेस डक्टाइल होता है, एंड साफ्ट में यूज होता है, गैर में यूज होता है, और एक्सल में यूज होता है। एंड फिर नेक्स्ट हमारा हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील जो है, हाई कार्बन स्टील जो होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं हार्ड और ब्रिटल, हाई वियर रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। इसका कार्बन का रेंज कितना रहता है, 0.6 से लेकर 1.5% तक, एंड इसकी यूज इसका कटिंग टूल्स एंड स्प्रिंग टूल्स में यूज करते हैं। फिर आता है कास्ट आयरन वर्सेस कार्बन स्टील का। आयरन का मैंने कंपेरिजन दिखाया। तो फीचर मैंने लिए कार्बन स्ट्रक्चर, मशीनेबिलिटी एंड एप्लीकेशन, और फ्रैक्चर। कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। तो कास्ट आयरन में कार्बन कितना रहता है, 2.0% से लेकर 4% तक। कार्बन स्टील में कितना रहता है, 0.1 से लेकर 2% तक। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, और जो कार्बन स्टील का होता है वो थोड़ा सा डक्टाइल होता है, टफ होता है। मशीनेबिलिटी का, कास्ट आयरन थोड़ा मॉडरेट होता है, और कार्बन स्टील का होता है, कार्बन स्टील जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कार्बन स्टील का होता है गुड होता है, गुड इन लो कार्बन स्टील, ठीक है। एप्लीकेशन का हैवी हैवी स्ट्रक्चर पाइप होता है, और टूल्स कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है। देखो हैवी कहाँ होता है, हैवी कंस्ट्रक्शन होता है एंड पाइप्स होते हैं कहाँ पे, कास्ट आयरन पे। कार्बन स्टील में क्या होता है, टूल्स होता है, कंस्ट्रक्शन पाइप, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर किस में होता है, कास्ट आयरन में सडन होता है और ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। अब कार्बन स्टील में क्या होता है, मे बैंड और इग्नोर बिफोर ब्रेक, ठीक है। तो मैंने सारे डिफरेंस भी बता दिए। नाउ नेक्स्ट अपन नेक्स्ट जो हमारा क्या, कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम। सो आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है, आयरन कार्बन डायग्राम एक फेज डायग्राम है, जो आयरन और कार्बन के मिक्सचर का टेम्परेचर, मतलब जो, देखो सीधी सीधी बात है, जो आयरन और कार्बन का डायग्राम होता है वो एक फेज डायग्राम होता है, और इनमें क्या होता है कि जो आयरन और कार्बन के बीच के टेम्परेचर का, मतलब बीच के टेम्परेचर का फेज होता है ना, तो उसको उसके रिस्पेक्ट में हम फेज, वो उसके रिस्पेक्ट में वो फेज चेंज दिखाता है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा माइक्रो माइक्रो स्ट्रक्चर है, लाइक ऑसिटेंटेड एंड पेरक्लाइट एंड सेमेंटेटाइज, ठीक है। ये टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज पे बनता है, मतलब ये सारी चीजें। देखो कार्बन, आयरन कार्बन सिस्टम की रेंज समझो पहले। कार्बन कंटेंट का 0% लेके 6.67% तक होता है, ठीक है। बट इंजीनियरिंग पर्पज के लिए 0.2 से लेके 14% तक ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके टाइप क्या होता है, स्टील क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है 0% से लेके 2.14% तक, ठीक है। कास्ट आयरन, कार्बन कंटेंट होता है 2.14% टू 6.67%, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेज क्या है, एफ ई सी डायग्राम देखो। फेराइट ऑस्टेटियन, सेमेंटाइट, पेरालाइट, ईयरलाइट एंड ले ले ड्यूरेबेट ले ड्यूरेबेट, ये सारे फीस हैं, ठीक है। सिंबल क्या, अल्फा गामा Fe3C, डॉट डॉट डॉट। एक्सप्लेनेशन क्या, सॉफ्ट डक्टाइल लो कार्बन solubility अप टू 0.025%, फेस सेंटर क्यूबिक, FCC हाई क्वालिटी आयरन
iron carbide, very hard and brittle. Lamellar structure, Fahrenheit plus cementite plus austenite in cast iron. So these are the important phase of AFEC diagram. क्रिटिकल पॉइंट आयरन कार्बन डायग्राम देखो, पॉइंट नेम क्या है, A1 A3, लोअर क्रिटिकल पॉइंट A3 हो गया, eutectoid point and eutectic point, peritectic point. So these are the point name and the value of lower critical point 7.7 degree Celsius. A3 varies below 9.12 degrees Celsius, degree Celsius, 0.8% C Celsius, and 7.7 Celsius, 0.3% to 1147 Celsius, and so on. And description with a blue, which perlite form Fahrenheit and Australian form transformation, Australian perlite transformation, and liquid Australian and cementite, like अपना डिस्क्रिप्शन है और यूटेटेक पॉइंट का, एंड लिक्विड डेल्टा एंड ऑस्टेटियन. सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ आयरन डायग्राम्स. फिर आता अपना डिस्क्रिप्शन है आयरन कार्बन डायग्राम का. तो यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम बनाया है, एंड ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में बना के आते हैं थोड़ा सा टफ है, बट आप अगर याद रखते हैं इसको तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है. एंड ये थोड़ा सा इसकी नेम याद रखना एंड इसका डायग्राम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट कर लेना. नाउ नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन क्या, मेटल हीट, जो मेटल होता है, जो हमारा मेटल हीट ट्रीटमेंट के समय ट्रांसफॉर्म जोन्स को आइडेंटिफाई, जो हमारा मेटल होता है वो हीट ट्रीटमेंट, जब उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके समय वो ट्रांसफॉर्म जोन्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है. एंड फिर दूसरी चीज, फिर स्टील का सिलेक्शन हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी के बेस पे होता है. वेल्डिंग और कास्टिंग इंडस्ट्रीज में प्रॉपर टेम्परेचर और कूलिंग रेट चूज करने के लिए यूज किया. जो हमारा आयरन कार्बन है उसका हम वेल्डिंग कास्टिंग का यूज इसलिए करते हैं कि हम उसका मतलब टेम्परेचर और कूलिंग रेट चूज कर सकें, ठीक है. बाकी आपको समझ में आ गया, एंड बाकी आप अपना डायग्राम याद कर लीजिएगा. अलाव स्टील एंड देयर एप्लीकेशन. तो व्हाट इज अलाव स्टील क्या होता है, अलाव स्टील के ऐसा स्टील होता है जिसमें कार्बन के अलावा कुछ अलाइंग एलिमेंट भी ऐड किए जाते हैं, लाइक क्रोमियम, निकेल, मेलोडियम, वेनेडियम एंड टंगस्टन एंड मैग्नीज. सो दीज आर द दीज आर द एलिमेंट जो कार्बन के अलावा ऐड किए जाते हैं, ठीक है. ये एलिमेंट स्टील की मैकेनिकल, थर्मल, कोरोजन रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. एंड नाउ टाइप ऑफ अलॉय स्टील. सो दे देखो, लो पहला होता है टाइप ऑफ अलॉय स्टील, लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील. सो लो अलॉय स्टील समझते हैं पहले. जो हमारा लो अलॉय स्टील होता है वो क्या होता है, जो लो अलॉय स्टील होता है उसका जो टोटल अलॉइंग एलिमेंट होता है वो लेस देन 5% होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज होता है. एंड अलॉइंग हाई अलॉइंग स्टील का होता है, टोटल अलॉइंग एलिमेंट ग्रेटर देन 5% होता है, एक्सपेंसिव लेकिन सुपीरियर प्रॉपर्टीज में यूज होता है. एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ठीक है. अब इसके कुछ कॉमन अलॉइंग एलिमेंट है और इसके इफेक्ट है. तो एलिमेंट कौन कौन से, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मेलोडियम एंड वेनेडियम, टंगस्टन, सिलिकॉन. इनका सिंबल क्या होता है, क्रोमियम का Cr होता है, निकल का Ni होता है, मैग्नीज का Mn होता है, मेलोडियम का Mu होता है, वेनेडियम का V होता है, टंगस्टन का W होता है, सिलिकॉन का Si होता है. इनके इफेक्ट ऑन स्टील. क्रोमियम का क्या है कि ये कैसे इफेक्ट करता है, क्रोजन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस. निकल कैसे यूज करता है, निकल कैसे इफेक्ट करता है, टफनेस, स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस. एंड जो हमारा मैग्नीज है वो कैसे कैसे इफेक्ट करता है, मैग्नीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, इस टाइप से करता है. मेलोडियम हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ एंड क्रीप रेजिस्टेंस. और वेनेडियम ग्रेन रिफाइनमेंट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है. टंगस्टन हाई हार्डनेस, इवेल्युएटेड टेम्परेचर. एंड सिलिकॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल स्टील. फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉमन अलॉय स्टील. तो यहाँ पे कुछ अलॉय स्टील के टाइप है, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील एंड सिलिकॉन स्टील एंड मैग्नीज स्टील एंड टूल्स स्टील. सो अलॉइंग एलिमेंट दिया गया है कि Cr लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5% एंड निकल WMO Cr, VCr, NiCr, सिलिकॉन Mn
12% CRVW। इसके एप्लीकेशन क्या है? किचन वेयर, सीवरेज, सर्जिकल टूल्स, पाइप, कटिंग टूल्स, ड्रिल्स, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टरबाइन ब्लेड, शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, मोटर्स होता है, रेलवे ट्रैक के प्रेशर जॉब्स एंड डाइज पंचेस, टूल बिट्स होता है, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझने की बात करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सो देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होती है? देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मटेरियल के लोड मतलब फोर्स लगाने पर उनके उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है, जिससे कि हम कितने जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कब टूटेगा, कितना कितना बेंड होगा, ये सब। सो फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये डिफाइन करता है कि जो इंजीनियरिंग डिजाइन में मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सात चीजें होती हैं इसमें। पहला होता है अपना स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। मटेरियल की लोड मतलब मटेरियल का जो लोड होता है या स्ट्रेस होता है उसको रेजिस्ट करने की एबिलिटी बताता है बिना फेल हुए। इसके टाइप क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, पुलिंग फोर्स रेजिस्ट करता है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ प्रेसिंग फोर्स रेजिस्ट करता है, और शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? स्लाइडिंग फोर्स रेजिस्ट करता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि मजबूती जब तक कि जैसे सपोज अपन ने सरिया लिया एंड उसको उस सामने हमें उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना है, ठीक है। तो हम दोनों साइड उसके जॉस को फंसाएंगे एंड फिर उसको पुल करेंगे, मतलब बीच खींचेंगे बाजू बाजू से। जब तक वो टूट नहीं जाता, मतलब जितने फोर्स तक वो टूट नहीं जाता है तब तक वो उससे क्या है, वो मतलब जहाँ पे वो ब्रेक हो गया ना तो वो उसकी स्ट्रेंथ वहां खत्म हो जाती है। बाकी जब सपोज अपन ने जितना भी फोर्स लगाया फिर आती है हार्डनेस। सो डेफिनेशन, मटेरियल का स्ट्रेच आइडेंटिएशन या वियर रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी होती है। लाइक ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट BHNB कहलाता है। रॉक बेल टेस्ट होता है। एंड एग्जांपल क्या है? ग्लास और डायमंड बहुत हार्ड होते हैं, दैट्स व्हाई। फिर आता है टफनेस, धैर्य। धैर्य मतलब मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बिफोर ब्रेकिंग। सो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड इनको अपने डायग्राम बनाने हैं, सारी चीज करनी। टफ मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले प्लास्टिक एंड डिफॉर्मेशन शो करते हैं एंड इम्पैक्ट टेस्ट से मेजर किया जाता है कि हमारा जो ये मतलब टफनेस कितने मेजर की जाती है? इम्पैक्ट टेस्ट से मेजर की जाती है। एग्जांपल कॉपर माइल्ड स्टील टफ होते हैं, ठीक है। फिर आता है डक्टिलिटी। डेफिनेशन, मटेरियल की स्ट्रेच होके वायर बनाने की एबिलिटी। मतलब डक्टिलिटी मतलब मटेरियल के स्ट्रेच होके वायर बनाने की एबिलिटी। तो डक्टिलिटी मटेरियल एलोंगेट हो जाते हैं एंड फ्रैक्चर से मतलब जो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो एलोंगेट हो जाते हैं फ्रैक्चर होने से पहले। एंड इनका मेथड बाय परसेंटेज एलोंगेशन इन टेंसाइल टेस्ट। एंड इसके एग्जांपल है गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड हाई डक्टाइल, ठीक है। रहता ब्रिटलनेस। सो डेफिनेशन क्या है? मटेरियल की टेंडेंसी कि वो बिना डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली ब्रेक हो जाए। लाइक इसका देखो, मतलब ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि मटेरियल की जो टेंडेंसी है वो बिना डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली ब्रेक हो जाए। ब्रिटल मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? ग्लास, कास्ट, आयरन एंड ब्रिटल, ये सारी चीजें क्या होती है? ब्रिटल होती है। अब आता मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी मतलब मटेरियल की हैमरिंग या रोलिंग से थिन शीट्स बनाने की एबिलिटी। मतलब हाईली मेलेबल मटेरियल प्रेशर से डिफॉर्म हो जाते हैं। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर मोस्ट मेलेबल मटेरियल्स होते हैं ये, ठीक है। फिर आता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी मतलब मटेरियल की अपनी ओरिजिनल शेप वापस पाने की एबिलिटी आफ्टर रिमूविंग लोड्स। एंड ये ऑब्वियस हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन, ठीक है। ई इनटू स्ट्रेन। तो ई क्या होता है? हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल क्या? रबर स्टील इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। एंड प्लास्टिसिटी क्या है? लास्ट हमारा प्लास्टिसिटी बचता है, फिर उसके बाद हमारा कंपेरिजन, ठीक है। प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या? प्लास्टिसिटी की मटेरियल की परमानेंट डिफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग। हाई प्लास्टिसिटी का होते हैं इजीली शेप चेंज कर सकते हैं विदाउट क्रैकिंग। एंड एग्जांपल क्या है इसके? लीड, सॉफ्ट क्ले एंड हाई प्लास्टिक शो करता है ये सब।
तो हमारी ये 7-8 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड ये पूछी जाती हैं। सिर्फ ये मतलब सिंपल सिंपल सी भी है, मतलब सीधा सीधा भी आ सकती है, आपसे पूरी मटेरियल प्रॉपर्टी पूछ लेंगे। अरे यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बनाई गई है, तो आप पढ़ लीजिए। अब आता है टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है? तो टेंसाइल एक स्टैंडर्ड मैकेनिकल टेस्ट होता है जिससे एक स्पेसिमेन पर ग्रेजुअली पुलिंग पुलिंग फोर्स लगाया जाता है टू मेजर 4 चीजें। देखो, टेंसाइल टेस्ट एक मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक स्पेसिमेन पर हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रेजुअली पुलिंग फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल 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 पुलिंग टेंसाइल टेस्ट लगाते हैं, जो कि क्या क्या मेजर करता है अपना, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फ्रैक्चर बिहेवियर। टेस्ट मशीन क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, मतलब यूटीएम। स्पेसिमेन शेप क्या है? स्टैंडर्ड राउंड या फ्लैट स्पेसिमेन होते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन? मटेरियल कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना लोड पे यील्ड या ब्रेक हो रहा है, क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्ट्रेन डायग्राम फ्रॉम डक्टाइल मटेरियल। देखो, एग्जांपल ऑफ पॉइंट्स ओ टू ए, ये हमारा प्रोपोजिशनल लिमिट होता है। देखो, मैं डायग्राम नीचे दिखाऊंगा एंड मैं पहले आपको चीजें समझा दे रहा हूँ, ठीक। हुक्स लॉ वैलिड होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। फिर क्या आता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिक होता है। फिर ए बी टू बी हमारा क्या होता है? इलास्टिक लिमिट होता है। डिफॉर्मेशन रिकवरेबल होता है, एंड बियॉन्ड बी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बी टू सी ये हमारा यील्ड पॉइंट होता है, मटेरियल प्लास्टिक जोन में चला जाता है। सडन इंक्रीज इन स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस। माइल्ड स्टील के लिए अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं। और सी टू डी क्या होता है? ये स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, मटेरियल स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रेस राइज करता है। डी टू ई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या बोलता है कि यूटीएल, मैक्स स्ट्रेंथ बिफोर नेकिंग स्टार्ट। ई टू एफ क्या होता है? ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, मटेरियल ब्रेक हो जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऑलमोस्ट लीनियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बनता है, नो यील्ड बैंड, नो नेकिंग, सडन फ्रैक्चर एट लो स्ट्रेंथ, ब्रिटल मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डायरेक्टली टूट जाते हैं। अब ये कंपैरिजन है डक्टाइल और ब्रिटल में। तो देखो, फीचर क्या? शेप बिफोर फीचर। डक्टाइल में क्या होता है? नेकिंग होता है, और ब्रिटल में क्या होता है? ब्रेक सडनली होता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन डक्टाइल में हाई करता है, बट ब्रिटल में लो होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर आफ्टर यील्ड, ये डक्टाइल में होता है, बट ब्रिटल में क्या होता है? मोस्टली लीनियर होता है। एग्जाम्पल क्या? माइल्ड स्टील कॉपर डक्टाइल के लिए, एंड ग्लास और कास्ट आयरन किसके लिए? मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। फ्रैक्चर टाइप क्या होता है? कप कोन फ्रैक्चर होता है, एंड फ्लैट या सडन फ्रैक्चर होता है ब्रिटल। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम के लिए। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेस एट विच परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट। यूटिस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन बी वियर। एंड फ्रैक्चर पॉइंट जहां स्पेसिमेन टूट जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट O2A। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने मटेरियल चला, ये हमारा रन है, ये राइज है, ये हमारा यील्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, एंड फिर ये नेकिंग से यहाँ पे क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो देखो, ये हमारा फ्लूक क्या हो गया? सर, राइज टू रन, ठीक है। राइज टू रन हुआ, यहाँ पे हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ, एंड नेकिंग के बाद हम क्या हुआ? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे हम जैसे पहुंचे, तो हम नेकिंग मिलने के बाद ये हमें फ्रैक्चर की तरफ बढ़ा गया। तो ये आप डायग्राम अगर बनाते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ सुनो। हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी मटेरियल में लगाने वाले स्ट्रेस उसमें होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो, अभी समझे नहीं होगे। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी मटेरियल को लगाते हैं, देखो, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर हम मटेरियल किसी मटेरियल में लगने वाला स्ट्रेस, जैसे सपोज आपका कोई एक सरिया है, आप उसमें मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर आप क्या लगा रहे हो? स्ट्रेस लगा रहे हो। सो उससे होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ये फ्लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और ये आप सिग्मा इक्वल टू ई डॉट बिलोंग पढ़ सकते हो आपको, ठीक है। ये स्ट्रेन का साइन होता है, एंड ये स्ट्रेस का साइन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस
का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट इसकी। ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यंग्स मॉडुलस यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जीपीबी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, पहला पॉइंट है वो पॉइंट जहां तक मटेरियल डिफॉर्म होने के बाद ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो देखो जो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मटेरियल डिफॉर्म होने के बाद ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बाद बढ़ाना है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन। देखो अगर हम स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट के बाद बढ़ाते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस बताता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को जब उसे स्ट्रेस लगता है, यानी मटेरियल की स्टेपनेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, मतलब सिंबल है ये, आप देख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होती है। इंजीनियरिंग में जीपीए गीगा पास्कल, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ एग्जांपल, स्टील का ई क्या होता है, ई क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी, ई मतलब इलास्टिसिटी 200 गीगा जीपीए। बिहेवियर का वेरी स्टेप होता है, एल्यूमिनियम 70 जीपीए, मीडियम स्टेपनेस कॉपर 110 जीपीए, फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग, रबर 0.01 जीपीए, वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर रबड़ अगर आप हाथ से भी तोड़ो ना तो टूट जाएगा, बट कॉपर एल्यूमिनियम और स्टील नहीं टूटेंगे। अब आता है हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मशीन। तो देखो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन मतलब कठोरता का परीक्षण, ठीक है। सो हार्डनेस क्या होता है, मटेरियल की अवेबिलिटी को रेजिस्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब दबाना पड़ता है मटेरियल को दबाना पड़ता है, या स्ट्रेचिंग या वियर करता है। मतलब देखो सीधी सीधी बात है, हार्डनेस टेस्ट ये होते हैं कि जो हमारा कोई मटेरियल है हम उसको दबाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कितना कितना वेट या मतलब कुछ भी रेजिस्ट कर रहा है अपने ऊपर। सपोज जैसे हमने हमारे पास एक मटेरियल है, जैसे छड़ ही है, छड़ के ऊपर हमने हाइड्रोलिक प्रेस लगा तो कितना मतलब रजिस्ट कर पाएगा या वियर कर पाएगा, ठीक है। फोर्स फोर्स कह सकते हो, कितना फोर्स वियर कर पाएगा या स्ट्रेच हो पाएगा, ठीक है। तो इसका हार्ड मटेरियल में कट कट नहीं होता इजीली, स्ट्रेच और डेंट रेजिस्टेंस करते हैं, जैसे डायमंड टूल्स स्टील और ग्लास। कॉमन हार्डनेस टेस्ट कौन से होते हैं, ब्रिनल टेस्ट होता है, बीकर टेस्ट होता है, रॉकवेल टेस्ट। तो ब्रिनल टेस्ट क्या होता है, आइडेंटिफायर यूज क्या होता है इसमें, स्टील टंगस्टन बॉल यूज होती है, लोड अप्लाइड ऑन हैवी लोड अप्लाई होता है, नोट्स क्या है, रफ सरफेस के लिए बेस्ट होता है। अब आता है विकर टेस्ट, इसमें ये डायमंड पिरामिड और लोड कितना है, लाइट लोड बियर कर सकता है, वेरी नोट्स नोट्स क्या है, वेरी एक्यूरेट ऑल मटेरियल। रॉकवेल टेस्ट क्या होता है, स्टील डायमंड कोन में होता है, वेरियस स्किल्स होते हैं एंड डायरेक्ट रीडिंग मिलता है, ठीक है। अब आता है ब्रिनल टेस्ट। तो ब्रिनल टेस्ट BHN टेस्ट होता है। तो ब्रिनल टेस्ट एक स्टील बॉल को मटेरियल सरफेस पर प्रेशर से प्रेस करता है, जो दबा जो इंडेटेंशन बढ़ाता है, उसके डायमीटर के बेसिस पर BHN कैलकुलेट। देखो जो ब्रेनल टेस्ट होता है ये एक स्टील बॉल को मटेरियल सरफेस पर प्रेशर से प्रेस करता है, मतलब एक जो बॉल स्टील बॉल होती है उसको मटेरियल सरफेस पर क्या करता है, प्रेस करता है, जो कि डब्बा बनाता है, एक बॉक्स बना देता है, और उसके डायमीटर के बेसिस पे BHN कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका BHN का फॉर्मूला है, और जो डी BHN मतलब BHN का फॉर्मूला 2p तो ये पाई आपको पता होगा, लोड अप्लाई, पी मतलब लोड अप्लाइड, और डायमीटर ऑफ स्टील बॉल होता है अपना D डायमीटर। स्मॉल डी क्या होता है भाई, फॉर्मूला देख लेना है, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यार, रुक जा मैं एक बार देख के आता हूँ, ठीक। हाँ सो गाइस फॉर्मूला गलत था अपना, एंड पता नहीं क्या ही लिखा था। तो BHN का फॉर्मूला क्या था, 2p/πd ब्रैकेट d माइनस d की पावर 2 एंड माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या होता है, लोड अप्लाइड होता है, और D हमारा डायमीटर ऑफ स्टील बॉल होता है mm में, और स्मॉल d क्या होता है, डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन ऑफ स्पेसिमेन mm। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हाई BHN क्या होता है, हाई BHN मतलब हार्ड मटेरियल, लो BHN मतलब सॉफ्ट मटेरियल। अब आता है एग्जाम्पल, BHN ऑफ माइल्ड स्टील 100 to 150, BHN ऑफ हार्ड टूल्स स्टील 400+, ठीक। अब आता है इम्पैक्ट टेस्टिंग मटेरियल, झटका सहने की
क्षमता का परीक्षण। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? इम्पैक्ट टेस्ट मटेरियल की टफनेस चेक करता है कि यानी कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सडन लोड लगाने पे टूटने से पहले। मतलब आपका सडन लोड मतलब आपको ये चेक करना है कि ये कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है कि जब हम सडन लोड लगाएं जब तक टूट ना जाए। तो जैसे आपने किसी दीवार को धक्का दिया, दीवार तो लोड एब्जॉर्ब कर जाएगा, बट उससे आपके हाथ को बहुत प्रॉब्लम होगी। बट आप अगर ऐसी कोई चीज में फोर्स लगाएं जो टूट जाए, तो अगर आप सडन फोर्स सडन लोड के साथ आप अगर किसी चीज को तोड़ोगे ना तो टूट जाती है। एंड वो बताता है कि ये टूटने से पहले कितना लोड वियर कर गई। टाइप ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट, देयर आर टू टाइप, लॉर्ड टेस्ट एंड चेरपी टेस्ट। स्पेसिमेन पोजीशन क्या होती है? लॉर्ड की वर्टिकल होती है और चेरपी की वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। नॉट टाइप क्या होता है? फेसिंग अ हैमर, अपोजिट बैच नॉट एंड मोस्टली यूज क्या होता है? डक्टाइल मेटल और ब्रिटल मेटल में होता है। अब आता है पेंडुलम यूज किया जाता है जो स्पेसिमेन को हिट करता है। हाँ, पेंडुलम यूज किया जाता है। डिफरेंस इन एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट, एनर्जी इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब। थ्री अब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मटेरियल टाइप क्या होता है? डक्टाइल और ब्रिटल। बिहेवियर अंडर इम्पैक्ट क्या होता है? डक्टाइल में डिफॉर्म होता है फिर ब्रेक होता है। एनर्जी अब्जॉर्ब क्या करता है? हाई एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एंड ब्रिटल में क्या होता है? सडन फ्रैक्चर होता है। एंड ये लो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। एग्जांपल माइल्ड स्टील, डक्टाइल, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड कास्ट आयरन, ग्लास, ब्रिटल, लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। सो ये यूनिट नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। एंड यूनिट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 34। आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, जितने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो उन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से करिए। एंड मैंने बहुत हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाएं। एंड इसका एक डायग्राम का भी एक वीडियो डालूंगा क्योंकि मैं इसमें डायग्राम लगाना भूल गया हूँ। एंड मैं डायग्राम का एक अलग से वीडियो डालूंगा, तो प्लीज़ वो भी वीडियो देखिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों की भी मदद करिएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर टेंशन मत लेना कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं आया। देखो, जब मैं एक या दो या तीन यूनिट डाल दूंगा देन मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको पता चले कि ये कौन से यूनिट का है एंड कौन से यूनिट का। ठीक है। एंड बाकी अगर आपने बीएमए स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि आप कैसे पढ़ सकते हैं एंड पेपर कैसे आता है एंड आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर आप 2-3 यूनिट पढ़ के जाते हैं, 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं तो 40 प्लस तो स्कोर कर ही लेंगे। बट एक बार जाके उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हाइप कर देना वीडियो को। सो थैंक यू।